अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फिज़िक्स टीचर खिज़र हयात। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास सेकेंड ईयर क्लास 12th में उसका पीबीए प्रैक्टिकल पेपर का सलूशन देख रहे हैं। 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पेपर है और आज की वीडियो में जो हम पेपर कर रहे हैं उसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो है कैपेसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस को हमने स्टडी करना है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखें। इसमें कह रहे हैं The graph below shows how charge stored on a capacitor with capacitance C varies with time as it discharge through a resistor। ये ग्राफ है। इस ग्राफ में हमें टाइम और चार्ज के दरमियान ये ग्राफ बनाया हुआ है और ये कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का ग्राफ है। ठीक है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, पहले चार्ज पर बहुत ज़्यादा है और टाइम के पास होने के साथ, वक्त टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी चार्जिंग लो, उस पर जो चार्ज है वो कम होता जा रहा है। तो ये बेसिकली डिस्चार्जिंग प्रोसेस का ग्राफ है। उसके बाद देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकंड्स के बाद आप करंट की वैल्यू बताएं जो सर्किट में होगी। तो ये आप ग्राफ आप देख लें और हमें मालूम करना है करंट आफ्टर 4 सेकेंड। तो वो मालूम करने के लिए अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम उसी ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, क्योंकि जो पहले हमारे पास लाइन है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल लाइन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर ये एक ग्रीन कलर की लाइन जो ड्रा की है इसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, उसी के नीचे ही। ठीक है, अब इस टेंजेंट से हमें क्या फ़ायदा होगा, हम इस टेंजेंट से बेसिकली ग्रेडियंट मालूम करेंगे। ग्रेडियंट कहें या आप स्लोप कहें, एक ही बात है। ठीक है, ग्रेडियंट या स्लोप एक ही चीज़ है। इस ग्राफ से हम स्लोप लेंगे। अब स्लोप लेने के लिए हम जानते हैं कि चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर हमारे पास चार्ज है, सो चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो एक्स एक्सिस पर टाइम है। अब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चार्ज की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब Q2 माइनस Q1 करना है ना हमने, तो Q2 ये जो पॉइंट है ये बहुत समझने वाले हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि Q2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी 0.17 और Q1 की वैल्यू कहते हैं कि वो है हमारे पास 0.04, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये डिस्चार्जिंग का ग्राफ है। ठीक है, तो मतलब पहले वैल्यू जो है वो y1 वाली वो वैल्यू ज़्यादा है और y2 वाली, क्योंकि वो फाइनल वैल्यू है और वो वैल्यू कम होनी है, तो हम इसलिए लिखेंगे कि हमारे पास y2 जो है वो 0.04 है। ठीक है, 0.04 और y1 हमारे पास है 0.17। ठीक है, तो इसलिए हमने ये वैल्यूज़ लिखी और चार्ज के साथ यूनिट लिखा हुआ है माइक्रो कूलम, तो हमने माइक्रो जो है वो बाहर 10⁻⁻6 दोनों का कॉमन बाहर लिख लिया है। इसी तरह डिवाइडेड बाई है डेल्टा टी और डेल्टा टी में हमारे पास है 7। हम टाइम में चेंज देख रहे हैं तो 7.6 माइनस 0.4। ठीक है, तो टाइम में चेंज वैसे ही होगी नॉर्मली, क्योंकि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो 7.6 फाइनल है हमारे पास और 0.4 टाइम जो है ये इनिशियल है, T2 माइनस T1 लिखा। इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास जो करंट आता है वो आता है 1-1.8 10⁻⁻8 एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इसका सॉल्यूशन बना। तो इस ग्राफ को सॉल्व करने का मेथड आपको आना चाहिए कि हम चार्ज इस ग्राफ को सॉल्व करने का मेथड आपको आना चाहिए कि हमने चार्ज टाइम ग्राफ से करंट कैसे मालूम करना है। ठीक है, वो भी जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो ये मेथड था।
इसी तरह अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में कह रहे हैं कि डिफाइन टर्म पोलराइजेशन इन केस ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स केस में पोलराइजेशन टर्म को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, वो आपने करना है। तो पहले डेफिनेशन देख लें। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर becomes polarized such that the negative charges in the material arrange themselves towards the positive plate and positive charges shift towards the negative plate of capacitor। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस डी है। जब आपने फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ, फील्ड कैसे अप्लाई करते हैं, जब बैटरी के साथ कनेक्शन देते हैं तो बेसिकली आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपने अप्लाई नहीं किया तो उस वक्त जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की अरेंजमेंट है वो आपको नज़र आ रही है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, ठीक है। और ये उस वक्त है ये जब हम डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं ना कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान, तो उस वक्त ये जो हमारे पास चार्जेस हैं वो रैंडम वे में अरेंज्ड है। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, बैटरी के कनेक्शन देते हैं, तो उस वक्त जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो मूव शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और पॉजिटिव चार्जेस शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। इस तरह क्या होता है कि दो पोल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ उसकी तरफ शिफ्ट हुए हैं, उनके ऊपर डिपॉजिट नहीं हुए, ठीक है। ये बात आप याद रखें, प्लेट्स के ऊपर ये डिपॉजिट नहीं हुए, सिर्फ उनके करीब हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ये बेसिकली दो पोल्स हमें बने हुए नज़र आ रहे हैं, इसको हम डाईपोल कहते हैं, ठीक है। दो चार्जेस हैं, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल हमें नज़र आ रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन इन केस ऑफ कैपेसिटर। पोलर मॉलिक्यूल एंड डाइलेक्ट्रिक विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड में ए में देखें तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं। जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, बैटरी को कनेक्शन देते हैं, तो उस वक्त उनके अरेंजमेंट में इस तरह का पैटर्न होता है कि नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो शिफ्ट होते हैं, क्लोज हो जाते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव चार्जेस क्लोज हो जाते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट्स। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। और हम डाइलेक्ट्रिक क्यों रखते हैं, ताकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी पार्ट, ड्रा QT ग्राफ दैट शोज फास्ट चार्जिंग रेट एंड स्लो चार्जिंग रेट ऑफ कैपेसिटर। हमने चार्ज टाइम ग्राफ ड्रा करना है जो ये जाहिर करे कि कैपेसिटर की चार्जिंग रेट फास्ट है और स्लो है। इस तरह डिसचार्जिंग रेट के लिए भी हम ड्रा कर देंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि एक ही ये जो आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पर बड़ा ग्राफ, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो टाइम और चार्ज के दरमियान ग्राफ हमने ड्रा किए हुए हैं। इसमें एक स्मॉल आर सी वैल्यू है, एक लार्ज आर सी वैल्यू है। जिस कर्व के लिए आर सी वैल्यू स्मॉलर है, ठीक है, आर सी वैल्यू जिसके लिए स्मॉलर है, वो कैपेसिटर क्विकली चार्ज हुआ है, ठीक है। उसने कम टाइम में मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर लिए। लेकिन जिसके लिए आर सी वैल्यू लार्जर है, तो इसका मतलब उसका टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, और टाइम कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होगा वो उसमें चार्जिंग प्रोसेस स्लो होगा। तो ये जो लोअर कर्व है नीचे वाली, ठीक है, इसमें हमारे पास लार्ज आर सी है, इसका मतलब यहाँ पर स्लो प्रोसेस है। समझ आ गई। इसी तरह अब अगर डिस्चार्जिंग के लिए आप देखें, तो डिस्चार्जिंग में भी आप यही है कि जो कैपेसिटर क्विकली डिस्चार्ज ज़ीरो वैल्यू पर आ जाएगा, अपने ऊपर जो जल्दी ज़ीरो चार्ज शो कराएगा, तो उसको हम कहेंगे कि वो फास्ट डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख लें कि स्मॉल वैल्यू ऑफ आर सी होगी तो क्विकली डिस्चार्ज है, और आर सी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्लो रेट है डिस्चार्जिंग की, ठीक है। तो अपर जो कर्व है राइट साइड पर, तो उसमें अपर कर्व लार्ज आर सी मतलब स्लो डिस्चार्ज प्रोसेस, और इसी तरह लोअर कर्व जो है वो ये फास्ट डिस्चार्ज प्रोसेस है। इसके बाद राइट सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ कैपेसिटर विद बैटरी। बैटरी और कैपेसिटर में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, क्या उनमें फ़र्क है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये ना बहुत सिंपल सा एक ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है यहाँ पर।
ताकि मेमोराइज करना भी बहुत आसान हो आपके लिए। आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर एंड बैटरी, ये जो कॉमन कर्व है दरमियान में, इनके मिडल में जो आ रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज इन दोनों की सेम है। यानी कि बैटरी और कैपेसिटर दोनों कैन, बैटरी एंड कैपेसिटर बोथ कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, बोथ हैव सीरीज रेजिस्टेंसेस, बोथ कैन क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। ये इन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं वो अलग अलग। इसमें देखें तो कैपेसिटर में कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन बैटरी में देखें तो बैटरी स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमेना के थ्रू स्टडी करते हैं, लेकिन कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। इसी तरह उसके बाद देखें तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट वेरी फास्ट। कैपेसिटर्स में चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट जो है ना वो वेरी फास्ट है। कैपेसिटर अगर जल्दी चार्ज हुआ है तो डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें बैटरी में देखें तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट जो है वो उतना जल्दी नहीं, इतना क्विकली नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए तो यूज़ हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए आप बैटरी की जगह पे कैपेसिटर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कैपेसिटर जल्दी क्विकली डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद है जी कैपेसिटर इज़ अ पैसिव डिवाइस। पैसिव डिवाइस का मतलब है कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जहाँ एनर्जी लॉसेज होते हैं, ठीक है, एनर्जी लॉस यहाँ पर हो सकता है। बैटरी जो है दैट इज़ एक्टिव डिवाइस, यहाँ पर एनर्जी लॉसेज इटसेल्फ इनसाइड जो है वो उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर ही जो है एनर्जी लॉसेस हो सकते हैं, चार्ज जो है ना वो डिक्रीज होना शुरू हो सकता है। तो ये पैसिव डिवाइस है, एनर्जी लॉस बेसिकली कैपेसिटर में हो सकता है। उसके बाद है कैपेसिटर वर्क्स विद बोथ एसी एंड डीसी सोर्सेज की, लेकिन बैटरी जो है ये सिर्फ वर्क्स विद डीसी। बैटरी जो है ये डीसी सोर्स होते हैं। तो ये बेसिकली कंपैरिजन है, डिफरेंस भी यहीं पर आपको बता दी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। The initial current through a circuit with a capacitor of 620 microfarad is 0.6 ampere. The capacitor is connected across the terminal of 450 ohm resistor. Calculate the time taken for the current to fall to 0.4 ampere. हमें टाइम मालूम करना है, हमें कैपेसिटेंस दी हुई है, करंट्स की वैल्यूज दी हुई हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। तो पहले ये आप डाटा लिखेंगे, उसके बाद हमने जब एक टाइम मालूम करना है तो उसके लिए हम इक्वेशन लगाते हैं करंट वाली। I इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब हम आई नॉट को डिवाइड कर देते हैं, आई डिवाइड बाई आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। और यहाँ पर देखें तो दोनों साइड्स पर हमने लॉग ले लिया है। तो जब हम लॉग लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा लॉग नेचुरल ऑफ आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई आर सी। तो हम यहाँ से टी को एक साइड पर रखेंगे और आर सी को हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो टी इज इक्वल टू माइनस आर सी लॉग नेचुरल ऑफ आई बाई आई नॉट। यहाँ पर हमने सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है, रेजिस्टेंस की, कैपेसिटेंस की, करंट की और आई नॉट की वैल्यू भी, आई की भी और आई नॉट की वैल्यू भी। तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा 0.1 सेकेंड या 0.1131 सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट आर सी इज इक्वल टू टी। हमें ये प्रूव करना है कि ये आर सी इज इक्वल टू टी किस तरह फार्मूला बनता है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमें स्टार्ट लेना है ओहम लॉ से। हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है आई आर, और I क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जिसको हम करंट कहते हैं। तो हमने क्या किया कि वहीं I की जगह पर Q बाई टी पुट कर दिया, क्योंकि Q बाई टी करंट का फार्मूला है और आगे R वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर देखें तो हमने R को एक साइड पर रखा है और बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड पर अरेंज किए हैं, ठीक है। तो हमारे पास V क्रॉस T बन गया, डिवाइड में आ जाएगा Q, कैपिटल R एक साइड पर हो गया। अब यहाँ तक हमने ओहम लॉ से काम किया है। यहाँ आगे हम फार्मूला लगाएंगे कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोरेज का फार्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी कर दिया,
अब इस तरह करें कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 बनी है जिसमें हमने आर की वैल्यू निकाली है और इक्वेशन 3 बनी है जिसमें हमने सी की वैल्यू निकाली है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आर सी, तो आर की वैल्यू हमारे पास वी क्रॉस टी बाई क्यू है और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू बाई वी। सी की वैल्यू हमारे पास है क्यू डिवाइडेड बाई वी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास q डिवाइडेड बाई v आएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर v क्रॉस t डिवाइड बाई q, ये हमारे पास है r की वैल्यू और c की वैल्यू ऊपर आप देख रहे हैं क्वेश्चन 3 में q डिवाइडेड बाई v है। तो v से v कट जाएगा और q से q कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ t। तो आर सी विल बी इक्वल टू टी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट सी देखें। इसमें कह रहे हैं कि वाई कैपेसिटर कैन नॉट बी 100% चार्ज्ड और 100% डिस्चार्ज्ड। कैपेसिटर को हम 100% चार्ज या 100% डिस्चार्ज क्यों नहीं कर सकते, उसकी रीज़न बतानी है। पहले सिंपल स्टेटमेंट में समझ लें, फिर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी समझाने की कोशिश करते हैं। कैपेसिटर कैन नॉट बी 100% charged because as amount of charge stored on capacitor is increased, charge deposit rate is decreased because of increase in potential difference value between plates of capacitor। देखें, जब कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर हो रहा होता है तो बेसिकली जितना उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसके अपोजिट प्लेट्स पर चार्ज स्टोर होता जाएगा उतने ही वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जितना उस पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है वो नए इनकमिंग चार्जेस को बेसिकली जो पॉजिटिव प्लेट है वो वहाँ पर स्पेस जो है वो कम होती जा रही है, बेसिकली रिपल्शन इंक्रीज होती जा रही है चार्जेस के दरमियान। न्यू इनकमिंग चार्जेस के दरमियान बेसिकली रिपल्सिव फोर्स जो है वो बेसिकली थोड़ा बहुत इंक्रीज होती जा रही है। इस वजह से नए चार्जेस को वहाँ पर डिपॉजिट होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, और 100% चार्ज वहाँ पर स्टोर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मैथमेटिकल रीज़न देखना चाहें तो वो ये है कि आप ये ग्राफ देखें। ये जो हमारे पास ग्राफ है इसमें कैपेसिटर चार्ज हमारे पास है, चार्जिंग के लिए हमारे पास ए कर्व है और डिस्चार्जिंग के लिए हमारे पास बी कर्व है। तो आप शुरू में देखें तो कैपेसिटर चार्जिंग में जो है ना, स्टार्ट में जो कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस है वो फास्ट है, लेकिन जैसे जैसे मैक्सिमम चार्ज या ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर होता जाता है वैसे वैसे चार्जिंग प्रोसेस जो है वो स्लो होता जाता है। ठीक है, अब उसकी रीज़न क्या है, यहाँ मैथमेटिकल रीज़न अब हम देखते हैं। वो हमने देखा है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब टाइम की वैल्यू अगर आप पुट करें ना इन्फिनिटी, ठीक है, अगर हम टाइम पुट करते हैं इन्फिनिटी तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई आर सी, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास बनेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ऐसे ना, q इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। तो अगर आप e की पावर माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करें तो वो 1 बाई इन्फिनिटी बनेगा और 1 बाई एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी जो है मतलब 1 बाई इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। तो मतलब हमें इनफाइनाइट टाइम चाहिए मुकम्मल जो बैटरी का चार्ज है वो कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इनफाइनाइट टाइम जो है हमें रिक्वायर्ड होगा 100% चार्ज डिपॉजिट करने के लिए, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। दूसरा डिस्चार्जिंग प्रोसेस में देखें तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस की इक्वेशन अभी आपको नज़र आ रही है। इसकी इक्वेशन में है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। इसमें 1 नहीं है, इसमें आप देखें तो यहाँ पर 1 है, क्यू नॉट इंटू 1 माइनस। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास आता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ पर भी आप देखें अगर हम टाइम की वैल्यू पुट करते हैं, टाइम की पावर अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास चार्ज Q इज इक्वल टू क्यू नॉट मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर फुल यानी कि मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप टाइम को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी
मीन एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए 1/e की पावर इन्फिनिटी करना पड़ेगा। तो 1/एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी हो तो वो हमारे पास 1/इन्फिनिटी बनेगा। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो तब हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या आएगी? 0। जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो इनफाइनाइट टाइम पर जो है कैपेसिटर वो उसके ऊपर 0 चार्ज रहेगा। तो इसलिए कैपेसिटर को हम कहते हैं कि इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है, उसको 100% हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? और ग्राफ में भी आप देखें तो ये जो ब्लू लाइन है ये एग्जैक्टली टाइम एक्सिस के ऊपर टच नहीं कर रही। अगर टाइम एक्सिस के ऊपर डायरेक्टली टच कर जाए तो इसका मतलब है चार्ज 0 हो गया है। तो लेकिन ग्राफ की लाइन तो आगे तक है, तो मतलब टाइम इन्फिनिटी से पहले आपने 0 बता दिए, तो वो ग्राफ गलत होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने मेन याद रखना है। ये स्टूडेंट्स पार्ट डी है, ऑन व्हाट फैक्टर्स कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? उनमें एक है एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब ये किस तरह डिपेंडेंस है इसका फार्मूला देख लें। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। तो एरिया, ए एरिया है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन जो है ये हमारे पास मीडियम के लिए टर्म यूज होती है, और डी जो है हमारे पास सेपरेशन है बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो जितना प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन ज़्यादा होगी उतना कैपेसिटेंस कम हो सकती है। ठीक है, जितना प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होगा उतना ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा। अब नेक्स्ट ई है, विच combination of capacitors can give maximum equivalent capacitance, series और parallel combination, justify। जी स्टूडेंट्स, इसमें कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि अगर हम कैपेसिटर्स के सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशंस बनाएं तो किस में हमारे पास सर्किट की जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर है इन पैरेलल कम्बिनेशन सी इक्विवेलेंट इज ग्रेटर दैन दी सी इक्विवेलेंट इन द सीरीज कम्बिनेशन। अब उसकी रीज़न क्या है? आपको पहले तो दोनों के मैथमेटिकल फार्मूलाज आने चाहिए कि हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला होता है C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास C1 जो है वो 2 फैरेड है और C2 हमारे पास 4 फैरेड है। तो पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी? C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 करें तो 2 + 4 6 फैरेड बन जाएगी। लेकिन इन्हीं दो कैपेसिटर्स को अगर आप सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, तो सीरीज़ के लिए फार्मूला होता है 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास 2 फैरेड आती है। तो इसका मतलब है कि पैरेलल कम्बिनेशन में C इक्वलेंट जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह आज का पीबीए पेपर कंप्लीट हुआ।